एक 18 साल की लड़की जिसका दिमाग एक 5 साल की बच्ची पर ठहर गया था, वह सड़कों पर बदहवास मिली और जब अस्पताल में उसकी जांच हुई तो डॉक्टर के भी होश उड़ गए। वो मासूम 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, पर सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तो अब सामने आया जब पता चला कि उस बेबस बच्ची का शिकारी कोई बाहर का भेड़िया नहीं बल्कि उसके अपने ही घर में बैठा मसीहा था। शहर की एक आलीशान कोठी ममता सदन, जिसकी ऊंची दीवारें और चमकदार गेट बाहर से देखने वालों को अमीरी का एहसास कराते थे, पर किसे पता था कि इन दीवारों के पीछे एक ऐसी खौफनाक कहानी पल रही है जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान की भी रूह कांप जाए। इस कोठी के एक कोने वाले कमरे में, जहां धूप की एक किरण भी पहुंचने से डरती थी, वहां बैठी थी 18 साल की मुस्कान, जिसका नाम कभी किसी पहचान हुआ करता था। आज उसके चेहरे पर सिर्फ एक गहरा सन्नाटा और आंखों में कभी ना खत्म होने वाला खौफ था। मुस्कान की दुनिया 2 साल पहले ही उजड़ चुकी थी। एक काली रात कुछ नकाबपोश लुटेरे ने उसके माता पिता को उसकी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया था। अलमारी के पीछे छुपी उस मासूम बच्ची ने जब अपने पिता की आखिरी हिचकी और माँ की आखिरी चीख सुनी तो उसका दिमाग उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। डॉक्टर्स ने इसे चाइल्डहुड रिग्रेशन का नाम दिया, यानी शरीर तो बढ़ता रहा पर उसका दिमाग एक 5 साल की बच्ची पर जाकर ठहर गया। वो अब गुड़ियों से खेलती, मिट्टी के घर बनाती और अपनी परछाई से भी डरती। मुस्कान के अनाथ होने के बाद उसके चाचा रमेश और चाची सुमन कोठी में आकर बस गए। दुनिया की नजरों में रमेश एक मसीहा था, जिसने अपनी अनाथ और मानसिक रूप में से बीमार भतीजी को सड़क पर नहीं छोड़ा। लोग रमेश की मिसाल देते थे, पर कोठी की उस काल कोठरी जैसे कमरे की सच्चाई कुछ और ही थी। रमेश की नीयत मुस्कान की जायदाद पर तो थी ही, पर उसकी दरिंदगी की प्यास उस मासूम और बेबस बच्ची के शरीर तक पहुंच चुकी थी। रमेश अक्सर रात के सन्नाटे में, अब पूरी कोठी सो जाती, मुस्कान के कमरे का रुख करता। वो मासूम जिसे ये भी नहीं पता था कि बुरा स्पर्श क्या होता है, बस डर के मारे कांपती रहती। रमेश उसे डराता धमकाता और कभी चॉकलेट का लालच देकर उसकी खामोशी को अपनी ढाल बना लेता। चाची सुमन सब जानती थी। उसने कई बार रमेश को मुस्कान के कमरे से बाहर निकलते देखा था, लेकिन उसे पता था कि अगर रमेश जेल गया तो ये ऐसो आराम की जिंदगी और कोठी हाथ से निकल जाएगी। इसलिए उसने ममता का गला घोटकर अपने पति की हैवानियत में उसका साथ देना बेहतर समझा। वक्त बीतता गया और कुदरत ने अपना खेल दिखाना शुरू किया। रमेश ने गौर किया कि मुस्कान अब बीमार रहने लगी है, उसका जी मचलाता है। वो खाना छोड़ चुकी थी और अक्सर अपने पेट में होने वाले अजीब से दर्द की वजह से रात रात भर रोती रहती। जब रमेश को शक हुआ और उसने गौर किया से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मुस्कान की कोख में उसके ही अपने चाचा का पाप पल रहा था। रमेश बौखला गया। उसे लगा कि अगर ये बात बाहर आई तो मोहल्ले में उसकी इज्जत धूल में मिल जाएगी और उसे फांसी की सजा होगी। एक तूफानी रात जब आसमान से बिजली कड़क रही थी और बारिश इतनी तेज थी कि पास खड़े इंसान की आवाज सुनाई न दे, रमेश ने आखिरी चाल चली। उसने मुस्कान को उठाया और कार में डाल दिया। मासूम मुस्कान को लगा कि शायद उसके चाचा उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। उसने रोते हुए रमेश का हाथ पकड़ा और कहा, चाचा पेट में बहुत दर्द है, मम्मी को बुला दो ना। रमेश ने नफरत से उसका हाथ झटक दिया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर एक सुनसान हाईवे के किनारे, जहां सिवाय सन्नाटा और अंधेरे के कुछ नहीं था, रमेश ने गाड़ी रोकी। उसने मुस्कान को कार से खींचकर बाहर निकाला और सड़कों के पत्थरों पर पटक दिया। मुस्कान बारिश में भीगती हुई दर्द से कराह रही थी, पर रमेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने सोचा कि इस बेसहारा और पागल लड़की को या तो कोई ट्रक कुचल देगा, ये भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगी। अगले 3 महीने तक मुस्कान का कोई सुराग नहीं मिला। वो सड़कों पर एक साई की तरह भटकती रही, कूड़े के ढेर में खाना ढूंढती, कुत्तों के साथ सोती और न जाने कितने और भेड़ियों की नजर का शिकार हुई। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। एक रात रवि नाम का एक ऑटो ड्राइवर जब अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहा था, उसकी हेडलाइट की रोशनी एक झाड़ी के पीछे पड़ी जहां एक लड़की निढाल पड़ी थी। रवि ने जब पास जाकर देखा तो उसकी चीख निकल गई। मुस्कान के कपड़े चीथड़े हो चुके थे, चेहरा धूल और मिट्टी से सना था और उसका पेट अब साफ नजर आने लगा था। रवि ने बिना देर किए उसे गोद में उठाया। मुस्कान इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसका वजन एक बच्चे जैसा लग रहा था। रवि उसे लेकर सीधे शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पहुंचा। अस्पताल के कॉरिडोर में जब स्ट्रेचर दौड़ा तो सीनियर नर्स कविता वहां खड़ी थी। उसने जब मुस्कान की हालत देखी
देखी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। मुस्कान ने पूरे शरीर पर दांतों से काटने और सिगरेट के जलने के निशान थे। डॉक्टर ने जब उसकी जांच की और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। डॉक्टर ने कांपती आवाज में रवि और कविता से कहा, यह लड़की एक चमत्कार है कि अब तक जिंदा है। इसके साथ महीनों तक जो हुआ है वो कोई शैतान ही कर सकता है। यह लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट है और इसकी दिमागी हालत ऐसी है कि इसे ये भी नहीं पता कि इसके पेट में बच्चा है या कोई जानलेवा बीमारी। तभी कोमा जैसी हालत में पड़ी मुस्कान के होठ हिले। नर्स कविता ने अपना कान उसके होठों के पास ले गया और मुस्कान अपनी बंद आंखों से आंसू बहाते हुए बस एक ही बात बुदबुदा रही थी, चाचा मारना मत, मैं अच्छी बच्ची बनूंगी, मम्मी को मत बताना। चाचा अस्पताल के उस ठंडे कमरे में मुस्कान के मुंह से निकले उस शब्द का चाचा ने वहां मौजूद नर्स कविता और ऑटो ड्राइवर रवि के होश उड़ा दिए। कविता जो पिछले 15 साल से नर्स थी और हजारों दर्दनाक केस देख चुकी थी, आज उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने तुरंत अस्पताल के प्रशासन को सूचित किया और कुछ ही देर में वहां लेडी इंस्पेक्टर आदिति अपनी टीम के साथ पहुंच गई। इंस्पेक्टर आदिति एक सख्त मिजाज अफसर थी, लेकिन मुस्कान की हालत देखकर उनका भी दिल पसीज गया। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर क्या यह बयान देने की स्थिति में है? डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, इंस्पेक्टर इसका शरीर 18 साल का है पर दिमाग 5 साल के बच्चे का है। इसे शायद ये भी नहीं पता कि बयान क्या होता है। यह बस डर और सदमे में है। आदिति ने मुस्कान के पास जाकर बड़े प्यार से उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया मुस्कान बिस्तर के कोने में दुबक गई और जोर जोर से चीखने लगी, नहीं, लाइट बंद मत करो, चाचा आएंगे, गुड़िया को मार देंगे, बचाओ मम्मी बचाओ। उसकी चीख पूरे अस्पताल के कॉरिडोर में गूंज उठी। आदिति समझ गई कि गुनहगार कोई बाहर का भेड़िया नहीं बल्कि घर का ही कोई रक्षक है। सबसे पहले पुलिस ने उस ऑटो ड्राइवर रवि को हिरासत में लिया और रवि हाथ जोड़कर रोने लगा, मैम मैं तो बस एक गरीब ऑटो वाला हूँ, मैंने इसे झाड़ियों में तड़पते देखा तो इंसानियत के नाते यहाँ ले आया, मेरा यकीन कीजिए। आदिति ने उसकी तलाशी ली और उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जहाँ से मुस्कान मिली थी। फुटेज में दिखा कि रवि वाकई उसे उठाकर अस्पताल ला रहा था, पर पुलिस को शक था कि क्या रवि इससे पहले से जानता था। जांच आगे बढ़ी। मुस्कान के पास से पुलिस को एक छोटा सा लॉकेट मिला था जिस पर ममता सदन खुदा हुआ था। आदिति ने जब शहर के रिकॉर्ड्स खंगाले तो उन्हें उस आलीशान कोठी का पता चला। जब पुलिस की गाड़ी ममता सदन के सामने रुकी तो चाचा रमेश और चाची सुमन बाहर आए, चेहरे पर झूठी चिंता ओढ़े। रमेश ने कहा, साहब मेरी भतीजी मिल गई क्या? हम तो उसे दर दर ढूंढ रहे थे, वो बेचारी पागल है, न जाने कहाँ भाग गई थी। इंस्पेक्टर आदिति ने रमेश की आंखों में झांका। वहां चिंता नहीं बल्कि एक अजीब सी घबराहट थी। आदिति ने बड़े ठंडे लहजे में कहा, हाँ रमेश जी, आपकी भतीजी मिल गई है और वो माँ बनने वाली है। यह सुनते ही सुमन के हाथ से पानी का गिलास गिरकर टूट गया और रमेश के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। रमेश ने हकलाते हुए कहा, क्या? पर वो तो पागल है, किसी सड़क छाप गुंडे ने उसके साथ, मेरा मतलब है शहर में बहुत दरिंदे हैं। आदिति को रमेश पर शक बहुत पुख्ता हो गया। उन्होंने कोठी की तलाशी लेने का आदेश लिया और जब पुलिस मुस्कान के कमरे में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर सब सुन्न रह गए। उस आलीशान कोठी में उस कमरे में बाहर से कुंडी लगाने का इंतजाम था। कमरे के अंदर सिगरेट के टुकड़े और शराब की बदबू थी। फर्श पर खून के पुराने धब्बे थे जिन्हें मिटाने की कोशिश की गई थी। तभी आदिति की नजर बिस्तर के नीचे दबी एक डायरी पर पड़ी। वह मुस्कान के पिता की डायरी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उनकी सारी जायदाद मुस्कान के नाम होगी और उसका ट्रस्टी रमेश बनेगा। लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ कच्ची लकीरें खींची थी, शायद मुस्कान ने। उसने वहां काले रंग से एक बड़े से राक्षस का चित्र बनाया था और उसके हाथ में एक बेल्ट दिखाई दी थी। आदिति ने रमेश और सुमन को थाने में ले जाने का फैसला किया, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अस्पताल से नर्स कविता का फोन आया। कविता ने कांपती आवाज में कहा, मैम जल्दी अस्पताल आइए, मुस्कान के लेबर पेन शुरू हो गया है। लेकिन वो किसी को हाथ नहीं लगाने दे रही है, वो बस एक ही नाम चिल्ला रही है, रवि रवि। रवि को बुलाओ। आदिति चौंक गई। रवि? वो ऑटो ड्राइवर जिसे पुलिस ने छोड़ दिया था। मुस्कान उस अनजान ऑटो ड्राइवर का नाम क्यों ले रही थी? क्या रवि और मुस्कान का कोई पुराना रिश्ता था या फिर उस दरिंदगी के पीछे कोई ऐसा चेहरा था जिसे अब तक पुलिस नहीं देख पा रही थी? दोस्तों, आगे की सच्चाई जानने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थाने के लॉकअप में बंद रमेश अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसने अदिति से कहा, मैम आप मुझे फंसा रही हैं, पर याद रखिएगा मुस्कान की कोख में पलने वाला बच्चा मेरा
का नहीं है, वो बच्चा उस इंसान का है जिसे आप फरिश्ता समझ रही हैं। अस्पताल के लेबर रूम के बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर मुस्कान की चीखें किसी का भी कलेजा चीरने के लिए काफी थी। लेडी इंस्पेक्टर आदिति के दिमाग में रमेश की वो बातें हथौड़े की तरह बज रही थी। वो बच्चा उस इंसान का है जिसे आप फरिश्ता समझ रही हैं। क्या वाकई रवि जिसने मुस्कान को बचाया वही असली दरिंदा था? आदिति ने तुरंत रवि को दोबारा पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। सच बोल रवि, मुस्कान तेरा नाम क्यों ले रही है? क्या रिश्ता है तेरा उससे? रवि की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, मैम मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं मुस्कान को सगा बड़ा भाई हूँ। वहाँ मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। रवि ने रोते हुए बताया कि 2 साल पहले जब उसके माता पिता का कत्ल हुआ तो उसे भी मारा हुआ समझकर नाले में फेंक दिया गया था। वह बच गया, लेकिन उसकी शक्ल पूरी तरह बिगड़ चुकी थी और डर के मारे वह कभी वापस नहीं लौटा। वह छिपकर अपने माता पिता के कातिलों को ढूंढ रहा था और तभी उसे पता चला कि उसके अपने चाचा रमेश ने उसके माँ बाप को मरवाया था। रवि ऑटो ड्राइवर बनकर अपनी बहन की रखवाली कर रहा था, लेकिन वह कोठी के अंदर नहीं जा पाता था। जिस रात रमेश ने मुस्कान को हाईवे पर फेंका, रवि उसका पीछा कर रहा था और उसने ही उसे बचाया। पर सवाल अभी भी वही था, अगर रवि भाई था तो मुस्कान के पेट में पल रहा बच्चा किसका था? तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर पसीना था। इंस्पेक्टर, मुस्कान ने एक मृत शिशु को जन्म दिया है। बच्ची नहीं बच सकी, लेकिन हमने उसका डीएनए सैंपल सुरक्षित कर लिया है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आदिति ने बिना वक्त गवाए रमेश, रवि और कोठी के वार्डन का डीएनए टेस्ट करवाया। लॉकअप के अंदर बंद रमेश अब भी मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था कि उसने सबूत मिटा दिए हैं, लेकिन जब 3 दिन बाद डीएनए रिपोर्ट आई तो वह रिपोर्ट किसी बम के धमाके से कम नहीं थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि मुस्कान के बच्चे का पिता कोई और नहीं बल्कि चाचा रमेश ही था। रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। आदिति ने उसे सलाखों के पीछे खींचते हुए एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। तेरी हंसी अब कहाँ गई रमेश? साइंस झूठ नहीं बोलती, लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक और अंतिम ट्विस्ट अभी बाकी था। चाची सुमन, जो अब खामोश थी, पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने एक वीडियो रिकॉर्डिंग आदिति के सामने रख दी। सुमन ने रोते हुए कहा, मैम मैं पापिनी हूँ कि मैं चुप रही, पर मैं इस दरिंदे का साथ और नहीं दे सकती। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि रमेश सिर्फ मुस्कान के साथ दरिंदगी नहीं कर रहा था, बल्कि वह मुस्कान के नाम की सारी जायदाद को बेचने के लिए उसे पागलपन की दवाइयां भी दे रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, मुस्कान के माता पिता का कत्ल भी रमेश ने ही सुपारी देकर करवाया था। मुस्कान को जब होश आया तो उसने अपने भाई रवि को पहचान लिया। हालांकि उसका दिमाग अब भी एक बच्चे जैसा था, लेकिन रवि के हाथों को थामते ही उसकी आंखों में वो खौफ खत्म हो गया जो 2 साल से वहां जमा हुआ था। कोर्ट ने रमेश को दोहरी उम्र कैद और फांसी की सजा सुनाई। चाची सुमन को भी जुर्म छुपाने के लिए 10 साल की सजा हुई। रवि अपनी बहन मुस्कान को लेकर उस शहर से दूर चला गया जहां कोई उन्हें न जानता हो। आज मुस्कान एक एनजीओ में रहती है। वह अब भी गुड़ियों से खेलती है, लेकिन अब वह अंधेरे कमरे में कैद नहीं है। रवि अपनी बहन के लिए ही जीता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे गुनहगार खुद को कितना ही मसीहा बना ले, कुदरत का कानून और विज्ञान का सच एक न एक दिन उसे उसकी असली जगह यानी काल कोठरी तक पहुंचा ही देता है। सीख, अपनों के भेष में छिपे भेड़ियों से सावधान रहे, क्योंकि जो हाथ रक्षा के लिए उठते हैं कभी कभी वही सबसे बड़े जख्म देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह दर्दनाक कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।